दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं 18वीं लोकसभा का सत्र शुरू हो गया है और पहले 2 दिन जो हैं 18वीं लोकसभा के उसमें शपथ ली जा रही है निर्वाचित संसद सदस्य जो हैं नए। और इसके बाद एक प्रक्रिया शुरू होगी, लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा और उसके बाद जो दिन प्रतिदिन जो प्रक्रिया होती है लोकसभा की उसका वह लगातार उसमें उसमें कार्रवाई चलती रहेंगी। और लोकसभा स्पीकर को लेकर हमेशा ये परंपरा रही है कि जो भी सत्ता पक्ष होता है लोकसभा स्पीकर उसी का होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ ही संसदीय परंपरा और है कि डिप्टी स्पीकर हमेशा विपक्ष के पास रहता है, ऐसी एक संसदीय परंपरा है। और इस बार जिस तरह से लोकसभा का जो गणित है उसमें सत्ता के साथ साथ विपक्षी दल भी बहुत मजबूत स्थिति में है, गणित के लोकसभा गणित के सीटों की संख्या के हिसाब से। जैसे विपक्ष की लगातार ये मांग रही है कि इस बार लोकसभा का जो डिप्टी स्पीकर है वह विपक्ष के खेमे में आए, विपक्ष के पास आए, क्योंकि ये संसदीय परंपरा भी रही है। हालांकि अगर संसदीय इतिहास को देखें तो उसमें डिप्टी स्पीकर का पद रहा नहीं है विपक्ष के पास, क्योंकि उनकी संख्या इतनी मजबूत नहीं थी। लेकिन इस बार जिस तरह से विपक्षी दल एक बड़ी संख्या में जीत कर आए हैं तो उनकी ये मांग स्वाभाविक रूप से सामने आती है। और राहुल गांधी का भी बयान सामने आता है सुबह आज, जब उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह जी के द्वारा जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की गई थी और उन्होंने कहा था कि हमारे लोकसभा स्पीकर जो हमारे उम्मीदवार है उसका आप समर्थन कीजिए। आज अखबार में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सबके सबसे बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जाता है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए। और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। तो ये मैं आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा था। तो अभी क्या स्टेटस है? यूपीए के समय में हमने दिया था। बिल्कुल। तो मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ है और करते कुछ है, यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। गहमा-गहमी के बीच में सामने नाम आता ओम बिड़ला का, जो सत्ता पक्ष ने प्रस्तावित किया लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर, उन्होंने नामांकन भी कर दिया। इसके विरोध में इंडिया गठबंधन और विपक्षी दलों ने के सुरेश, जो सीनियर एमपी हैं, 8 बार के लोकसभा सदस्य हैं, उनका उन्होंने नामांकन करवा दिया स्पीकर पद के लिए। तो बिसात बीत चुकी है, लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव होने जा रहा है संसद के अंदर। लोकसभा अध्यक्ष के लिए और डिप्टी स्पीकर पद के लिए किस तरह का राजनीतिक गुणा-भाग क्या होता है आने वाले समय में, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ राकेश अचल जी मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो राकेश जी, आपने तो मतलब देश की राजनीति के अनेक कालखंड देखे हैं, अनेक तरह के जो लोकसभा का जो कार्यकाल रहा है, आपने विभिन्न लोकसभा कार्यकाल को देखा, अच्छी तरह देखा है। सरकारों के कार्यकाल को भी देखा आपने और राजनीतिक पार्टियों के चरित्र एवं जो कार्यशैली उसको बखूबी आप जानते हैं। तो ऐसे में जो वर्तमान लोकसभा है, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष चुनाव एकदम से इतना चर्चित हो गया है, जबकि अगर हम देखें पिछले जितनी भी लोकसभा का कार्यकाल रहा उसमें ऐसा कोई लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव आमने-सामने वाला कभी नहीं हुआ है। लेकिन इस बार ऐसे कौन से विषय सामने आ गए कि इसने लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव सत्ता पक्ष और विपक्ष को आमने-सामने कर दिया है? क्या आम सहमति बनने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं थी, दोनों पक्षों की तरफ से, जो इस तरह की जो सामने बात आई है निकल कर? अ, धन्यवाद प्रशांत जी। इंडिया के सभी दर्शकों का अभिनंदन। देखिए, जो आज लोकसभा में परिदृश्य पैदा हुआ है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव सर्वसम्मति से नहीं हो रहा है और इसके लिए चुनाव की परिस्थितियां बन गई हैं। तो ये चूंकि बहुत अप्रत्याशित तो नहीं है, प्रत्याशित था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस ढंग से जनादेश आया है उसमें विपक्ष ये मांग करेगा
कि उसको हमें डिप्टी स्पीकर का पद दीजिए तो हम आपके लोकसभा अध्यक्ष के प्रत्याशी का समर्थन कर देंगे। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। देश की जब पहली संप्रभु संपत्ति बनी 1952 में, तब भी ये हुआ। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे दिग्गज नेता, सदन के नेता होते थे, फ्रीडम फाइटर थे, 13 साल जेलों में रहे थे, बड़े विद्वान थे, लेकिन उनके सामने भी ये परिस्थिति आई। और उस समय नेहरू जी ने जीवी मावलंकर का नाम लोकसभा अध्यक्ष के लिए रखा, और उनके जो विरोधी थे ए के गोपालन साहब, उन्होंने शंकर शांताराम मौर्य साहब का नाम रखा। चुनाव हुआ, और लेकिन मजेदार बात यह रही कि उसमें जो विपक्ष के प्रत्याशी थे मौर्य साहब, उन्होंने भी हमारे जो नेहरू जी के प्रत्याशी थे मावलंकर साहब, उनको वोट दिया, और मावलंकर ने अपना वोट मौर्य साहब को दिया। ये थी राजनीतिक सद्भाव का युग। और आज जो है हम राजनीतिक अदावत के युग से गुजर रहे हैं। पिछले 10 साल में राजनीति से सद्भाव लगभग गायब हो गया है। तो ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला जो गठबंधन है वो विपक्ष की मांग नहीं मानता है, विपक्ष को लगातार अपमानित करने की कोशिश करता है, तो आप ये मान के चलिए कि ये स्थितियां तो बननी ही थी। और देखिए, संख्या बल के हिसाब से हम देखें तो कोई बहुत बड़ी क्रांति लोकसभा में होने वाली नहीं है। लोकसभा का अध्यक्ष सत्तारूढ़ गठबंधन का ही बनेगा, ये तय माना जाना चाहिए। लेकिन इससे जो एक अवसर था सत्तारूढ़ दल के पास, राजनीति में जो अदावत पिछले 10 साल से चल रही थी उसको कम करने का जो मौका था, उसका इस्तेमाल वो कर सकती थी, और इस चुनाव को सर्वसम्मत से कराने की स्थितियां पैदा कर सकती थी। उससे सिर्फ यही तो कहना था कि भाई लोकसभा के उपाध्यक्ष का जो पद है हम आपको दे देंगे। लेकिन क्या है कि हठधर भी दोनों तरफ से थी। सत्ता पक्ष ने कहा कि नहीं, हम आपकी ये शर्त मानने को तैयार नहीं है, और विपक्ष ने भी कहा कि अगर आप हमारी ये शर्त मानने को तैयार नहीं है तो हम भी आपके प्रत्याशी को समर्थन देने के लिए तैयार नहीं है। तो जो कुछ हो रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और मुझे लगता है कि अब ये मोदी का जो युग है, तीसरा चरण जो है, इसमें राजनीतिक अदावत पिछले 10 साल के मुकाबले अब और ज्यादा तेज होगी बजाय कम होने के। और ये आप देखेंगे कि कल जब चुनाव हो जाएगा 26 तारीख को, तो ये रेखाएं स्पष्ट साफ दिखाई देने लगेंगी कि हम एक अंधे युग की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें राजनीति में सद्भाव के लिए इंच मात्र भी, रंच मात्र भी जगह शेष नहीं है। जी। जी, जी, जी। तो जैसे आपने कहा राजनीतिक अदावत और बढ़ने की संभावना आपने व्यक्त की। तो ऐसे कौन से कारण थे अगर विपक्ष मांग कर रहा था डिप्टी स्पीकर का पद हमें दे दिया जाए और संसदीय परंपरा भी ये कहती रही है अगर इतिहास देखें भारत के संसदीय पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था का, स्पीकर सत्ता पक्ष का रहता है और डिप्टी स्पीकर हमेशा विपक्ष के खेमे से रहता है। तो ये सरकार को क्या परेशानी थी इसमें अगर डिप्टी स्पीकर का पद उन्हें दे देती क्योंकि संचालन तो मुख्य रूप से सारा भाई स्पीकर के द्वारा ही रहता है और जब स्पीकर कभी एब्सेंट होता है तो जब डिप्टी स्पीकर का रोल आता है तो ऐसे में उन्हें क्या परेशानी थी कि या उनके क्या दिक्कतें वे महसूस कर रहे थे इसको डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष के को देने में? देखिए प्रशांत जी, परेशानी तो नैतिक रूप से थी, व्यवहारिक रूप से कोई परेशानी नहीं थी। नैतिक रूप से परेशानी थी कि सत्तारूढ़ गठबंधन किसी भी रूप में ये संदेश जनता में नहीं जाने देना चाहता कि वो कमजोर है। वो बैसाखियों पर सरकार को चला रहा है, और उसको ऐसे में जो पुराने स्पीकर थे 7वीं लोकसभा के, उन्हीं को प्रत्याशी बनाया गया है। और उनका मेरे संज्ञान में मैंने कई स्पीकर्स देखे हैं, बलीराम भगत से लेकर के और पिछले सुमित्रा ताई तक को, कि इतना काला कार्यकाल किसी लोकसभा अध्यक्ष का नहीं रहा जिसने ओम बिरला जी का रहा। ओम बिरला जी ने लोकसभा अध्यक्ष की ड्यूटी में ये रहता है कि वो राजनीतिक दल से इस्तीफा दे दे और व्यवहार सबके साथ एक जैसा करे, पितृतुल्य व्यवहार करे, किसी भी दल का सदस्य हो। लेकिन ओम बिरला ने एक कठपुतली की तरह काम किया पिछले अपने कार्यकाल में। और उनकी ये बदनामी का सबसे बड़ा उदाहरण है कि उनके कार्यकाल में 7 दर्जनों सदस्य एक साथ निलंबित किए गए, और उन्होंने जो भी निर्णय लिया वो सत्ता पक्ष की तरफ मुंह करके उनका इशारा पा करके लिया। तो ऐसे में विपक्ष को तो ये अंदेशा है कि अगर बिरला जी दोबारा से आते हैं तो वो सुधरने वाले नहीं है, वो उसी ढंग से काम करेंगे जैसे करते हैं। लेकिन अगर उपाध्यक्ष का पद उनके पास होता है तो कभी ना कभी उनको ऐसा मौका मिल जाता है कि वो अपने मन की बात कर सकते, उन्हें पूरा समय मिलता,
विधेयक पेश करने में सहूलियत होती, तो ये अवसर भी अब विपक्ष के हाथ से छीन लिया गया है। और जहाँ तक सवाल परंपराओं का है, तो देखिए परंपराओं का कोई लिखित पढ़त नहीं होता है, ये तो एक व्यवहार से बनती है चीज़ें। देश की बहुत सी विधानसभाओं में आज भी सत्ता पक्ष के पास अध्यक्ष का भी पद है, उपाध्यक्ष का भी पद है, बहुत जगह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने तो बड़ी नजीर पेश की पिछली बार के 5 साल तक उपाध्यक्ष बनाया ही नहीं। उनको ये डर था कि अगर हम विपक्ष का उपाध्यक्ष बना देंगे, विपक्ष को उपाध्यक्ष का पद दे देंगे, तो पता नहीं कौन सा हंगामा खड़ा हो जाए। तो एक डरी हुई सरकार जो पहले से, जबकि उसका समर्थन पिछले कार्यकाल में बहुत अच्छा था, तो संख्या बल के रूप से 303 तो अकेली भाजपा की थी, तो अब तो 240 पे अटकी हुई है। तो एक डरी हुई सरकार, डरा हुआ गठबंधन किसी भी सूरत में विपक्ष को साथ लेकर के नई सरकार को चलाना नहीं चाहता है। ये अंदेशा मुझे तो पहले से था कम से कम, और अब लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की जो परिस्थितियां बनती हैं, उससे मेरी आशंका को और बल मिला है कि अब देश में जो राजनीतिक अदावत है और गहरी होगी बजाय कम होने की, क्योंकि इस दिशा में जो पहली टिप्पणी माननीय प्रधानमंत्री की थी सदन में प्रवेश करते समय, सदन की शपथ लेते समय, कि उनकी टिप्पणी से साफ जाहिर हो रहा था उन्होंने आपातकाल की बात की थी। आज आपातकाल की 50वीं सालगिरह है, तो आपातकाल का जिक्र सदन में घुसने से पहले करने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अभी तक उनके सिर से, उनकी पार्टी के सिर से कांग्रेस का भूत उतरा नहीं है, और वो कांग्रेस से उतनी ही घृणा, उतने ही अदावत रखते हैं जितना उन्होंने 10 साल में रखी है। उसको कम करने के लिए वो तैयार नहीं है, भले ही कांग्रेस का अब संख्या बल पिछले सदन के मुकाबले ज्यादा होगी। जी। जी, 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 कहीं न कहीं सही कहा आपने कि कांग्रेस के प्रति उनकी जो एक राजनीतिक लड़ाई है, वह कहीं न कहीं लगातार बड़ी गहराई तक पैठ जमा चुकी है, कहीं न कहीं मन मस्तिष्क में, विचारों के अंदर भी। अच्छा, जैसा उन्होंने इमरजेंसी का ज़िक्र किया, उसकी क्या आवश्यकता क्या थी? 50 साल लगभग हो चुके हैं, 49 साल हो गए हैं वैसे तो, 75 सन 75 में लगी थी। तो इन बातों का, क्योंकि नई पीढ़ी आ चुके हैं देश के अंदर, नई राजनीति में नई पीढ़ियाँ भी हैं, और मतलब आज उस बात का ऐसा कौन-सा गंभीर रूप से वह औचित्य समझ रहे थे कि उसका उन्होंने वक्तव्य दिया उसको लेकर, जो भी तमाम ऐसे मुद्दे जो देश में ज्वलंत रूप से सामने खड़े हुए हैं, चाहे वो नीट परीक्षा का मामला हो या अन्य परीक्षा का मामला हो, जहाँ बच्चे लगातार एक मतलब बहुत कम उम्र के बच्चे जो हैं, लगभग 18-20 साल की उम्र के बच्चे लगातार आंदोलित हैं, अपने परीक्षाओं को लेकर, अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, उनके पेरेंट्स चिंतित हैं, चाहे ट्रेन दुर्घटना हो या तमाम ऐसे मुद्दे इस समय देश की सामने ज्वलंत रूप से खड़े हुए हैं। अगर मुद्दों को एड्रेस करते, उनको लेकर कुछ बोलते हो, तो देश की जनता में भी कोई अच्छा संदेश जाता। मतलब क्या लगता है आपको, केवल राजनीतिक दृष्टिकोण का उनका जो बयान था, राजनीतिक रूप से ही माने, या कुछ वो संदेश देश में भी देना चाह रहे हैं इन बातों को लेकर? देखिए प्रशांत जी, अगर आपने लोकसभा चुनाव के पूरे 3 महीने पर नजर रखी है, तो आपको मालूम होगा कि ये जो चुनाव 2024 में संपन्न हुआ है, 18वीं लोकसभा का, इसमें सत्तारूढ़ दल ने मुद्दों पर आधारित चुनाव लड़ा नहीं। और सबसे आखिरी महत्वपूर्ण बात ये रही कि सत्तारूढ़ दल ने मतदाता के सामने मुद्दों पर बात करने की बजाय रोज नए हौवे खड़े किए। कभी मंगलसूत्र लुट जाएगा, कभी भैंस छूट जाएगी, कभी आपका विरासत पर कब्जा कर लेगी सरकार, कभी हिंदू मुसलमान हो जाएगा। तो ये हौवे खड़ा खड़ा करके राजनीति करने की भारतीय जनता पार्टी की पड़ चुकी है आदत, और वो आपातकाल का हौवा आज भी 50 साल बाद खड़ा रखना चाहती है, ताकि मतदाताओं को, जो नए मतदाता हैं, जो नए नई पीढ़ी है, आपने जिसका जिक्र किया कि अब तो 50 साल पहले जो लोग थे, हमारे आपातकाल जिन लोगों ने भोगा, तो उसमें बहुत कम लोग बचे हैं। नई पीढ़ी ने तो वो युग देखा ही नहीं है। अगर वो आपातकाल आज की पीढ़ी ने देखा होता, तो निश्चित तौर पर वो मोदी के इन 10 साल के कार्यकाल की तुलना में उसे बेहतर मानते उस आपातकाल को, क्योंकि उस समय इतनी प्रताड़ना जनता की नहीं थी। आपने कानून की दृष्टि से जनता को प्रताड़ित किया, आपने महंगाई की दृष्टि से जनता को प्रताड़ित किया, आपने भ्रष्टाचार रोकने की बात की, और आपके कार्यकाल में सबसे ज्यादा 70 प्रश्न पत्र लीक हुए, और वहां हुए जहां डबल इंजन की सरकारें हैं। तो इन मुद्दों पर आप बात करने की बजाय आपातकाल का हुआ खड़ा करके आज भी अपने जो प्रतिपक्ष है उसको लांछित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि आने वाले दिनों में भी आप देश का विकास सद्भाव के साथ राजनीति करके नहीं करना चाहते हैं। आपका जो एकला चलो का राग है, उसी को अलापते हुए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि 18वीं लोकसभा में भी हम उन कड़वे दिनों के साथ आगे बढ़ें
जो हम पिछले दशक से भोगते चले आ रहे हैं। जी। जी, जी। अच्छा, एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण आपने पिछले वक्तव्य में कही थी, बलिराम भगत जी जैसे आपने लोकसभा स्पीकर का एग्ज़ाम्पल दिया था और सुमित्रा ताई तक आपने बात की। ऐसे में हम देखें लोकसभा अध्यक्ष जितने भी देश में अभी तक हुए हैं, उसमें बड़े लोकप्रिय भी लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। चाहे उसमें पीए संगमा रहे हों, मीरा कुमार रही हों, बाल योगी साहब रहे हों और जैसे आपने बलराम जाखड़ का ज़िक्र लगातार 10 साल तक वह रहे हैं बलराम जाखड़। तो ऐसे तमाम ऐसे लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं, जिन्होंने खूब लोकप्रियता ही बटोरी अपने उस आसीन आसन पर बैठकर। तमाम तरह के उनके ऐसे फैसले रहे, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में एक कहीं न कहीं पुल का काम करते रहे और तमाम विरोधाभास के बावजूद भी बड़े अच्छे तरह से उन्होंने उस कार्यकाल को अपना पूरा भी किया और सबसे कहीं न कहीं समर्थन भी उन्होंने प्राप्त किया। तो वैसे ओम बिड़ला जी का कार्यकाल की तुलना करें, जैसा आपने कहा कि पिछले लोकसभा सत्र में जिस तरह से उनका कार्यशैली रही है, उसमें विपक्ष उनसे नाराज़ रहा है लगातार। तो ऐसे में दोबारा से उनको नामांकन करवाना, दोबारा से उन्हें उम्मीदवार बनाना सत्ता पक्ष की तरफ से, क्या ये विपक्ष को चिढ़ाने के लिए उन्होंने किया है? क्या इस बार भी ये पूरा कर्तव्य जो सत्ता पक्ष का जानबूझ के उन्होंने ओम बिड़ला को ही आगे बढ़ाया इस उम्मीदवारी के लिए? क्या लगता है आपको? निस्संदेह मुझे भी यही लगता है कि उन्होंने माननीय ओम बिरला जी का नाम इसीलिए आगे बढ़ाया है कि विपक्ष चिढ़े। विपक्ष में अधिकांश पुराने सदस्य वो हैं जो ये दोबारा चुन के आए हैं, जो पिछली संसद में बिरला जी की जो संदिग्ध निर्णय थे उनका शिकार हुए। उनको बहुत लंबे अरसे तक बाहर रहना पड़ा। महत्वपूर्ण विधेयक जब पारित हुए तब उसमें उनको बहस करने का अवसर नहीं मिला। आपने जिन पुराने लोकसभा अध्यक्षों की बात की, आप मैं एक नाम और आप भूल गए, उसमें सोमनाथ चटर्जी भी लोकसभा के सोमनाथ अध्यक्ष रहे। चटर्जी। और बिल्कुल, बिल्कुल। सोमनाथ चटर्जी तो बहुत छोटी पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी उस समय, हालांकि कांग्रेस के साथ वो काम कर रही थी, लेकिन उनके कार्यकाल में भी किसी भी प्रतिपक्ष में ने कड़वाहट की अनुभूति नहीं की। पीए संगमा का कार्यकाल तो इतना मनोविनोद का कार्यकाल था कि बहुत से गंभीर अवसर उनके हास प्रयास में पास होते चले गए। यहाँ तक कि जो जीएमसी बाली योगी थे, वो बहुत कम उम्र के, सबसे कम उम्र के लोकसभा अध्यक्ष थे। उन्हें मेरे ख्याल से लोकसभा का बहुत ज्यादा अनुभव भी नहीं था, हालांकि वो विधायक कई बार के थे, लेकिन उन्होंने भी अपना कार्यकाल बहुत ही स्मूथली निकाला। मीरा कुमार का कार्यकाल सबको याद है, यहाँ तक कि सुमित्रा ताई पर भी उंगलियां उठी कि वो सत्तारूढ़ दल के प्रति आसक्त भाव से काम करती हैं, लेकिन उन्होंने भी कई ऐसे अवसर आए जब सरकार को लताड़ा और विपक्ष को संरक्षण दिया। लेकिन ओम बिरला साहब ने तो अति कर दी। ओम बिरला साहब ने अपने पूरे कार्यकाल में एक ऐसा अवसर नहीं दिया कि उनके प्रति विपक्ष के मन में सम्मान का भाव पैदा हो और वो व्यक्तिगत रूप से उनके व्यक्तित्व की सराहना करें। तो जब आप एक संरक्षक के रूप में काम नहीं करते हैं और एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, तो निसंदेह आपकी भूमिका को लेकर के लोगों के मन में कड़वाहट आती है। और मुझे लगता है कि सत्तारूढ़ दल चाहता है कि ये कड़वाहट बरकरार बनी रहे, इसीलिए उन्होंने ओम बिरला जी का नाम आगे बढ़ाया। नहीं तो ओम बिरला जी की जगह वो अपने किसी भी बड़े सहयोगी गठबंधन को ये पद दे सकते थे। पहले भी दिया है, अटल जी के टाइम में दिया है और कांग्रेस ने भी दूसरे दलों के लोगों को मौका दिया गठबंधन की सरकार में। तो ये भी हो सकता था, लेकिन चूंकि मेरा टेसू यही अड़ा वाली बात है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी है, वो बिल्कुल नहीं बदली है। उसके चाल चरित्र और चेहरे में कोई तब्दीली नहीं आई है। आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि भले ही वो दो बैसाखियों पर चलने वाली सरकार है, लेकिन वो पहले की तरह ही अदावत की राजनीति करेगी, ईडी का इस्तेमाल करेगी, सीबीआई का इस्तेमाल करेगी, संवैधानिक संस्थाओं का भी उसी तरह दुरुपयोग करेगी जैसा उसने पिछले 10 साल में किया है। लेकिन ठीक है, आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि विपक्ष इस गतिविधि को कितना रोक पाता है, उसके खिलाफ कितना मजबूती से खड़ा रह पाता है। जी। जी, जी, जी। अच्छा, इसमें एक बात और मैडम महत्वपूर्ण है कि जो अंगगणित है लोकसभा के अंदर का, इस समय एनडीए के पास बहुमत है और वो उनका लोकसभा अध्यक्ष अगर गणित के हिसाब से देखें तो आराम से उनका निर्वाचन होना भी तय है। उसके बावजूद इंडिया गठबंधन विपक्षी दलों ने जिस तरह से अपना उम्मीदवार को उतारा लोकसभा चुनाव में, क्या वह अपनी एकता प्रदर्शित करने के लिए, अपनी ताकत को प्रदर्शित करने के लिए या जो एक संवैधानिक परंपरा है डिप्टी स्पीकर का पद जो होना चाहिए विपक्ष का, उसको सांकेतिक रूप से लोकसभा के अंदर विरोध दर्ज कराने के लिए उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा है? इसके क्या राजनीतिक मायने हैं? क्या राजनीतिक संदेश इसके पीछे हैं जो विपक्ष देना चाहता है? प्रशांत जी, दो बातें हैं। देखिए, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव हो रहा है सर्वसम्मति से नहीं हो पाया है, तो इससे कड़वाहट तो बढ़ गई है। अब लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद किसी भी सूरत में विपक्ष को नहीं मिलने वाला है, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, नंबर एक।
नंबर 2, विपक्ष ने ये जो निर्णय लिया है कि वो चुनाव कराएँगे, उसके पीछे 3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि विपक्ष अपनी एकता को प्रदर्शित करना चाहता है कि वो जितने थे संख्या बल में उतने हैं। दूसरे, विपक्ष को ये उम्मीद है कि उनका जो प्रत्याशी है वो दलित है, अनुसूचित जाति से है, तो हो सकता है कि उसके नाम पर सत्तारूढ़ दल में जो छोटे-छोटे दल हैं जिनके पास 1 सीट, 2 सीट, 4 सीट, 5 सीट हैं, वो कहीं से क्रॉस वोटिंग कर जाएँ। हो सकता है, ये उनको संभावना है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर इतिहास ही बदल जाएगा, सरकार ही गिर जाएगी। लेकिन इसके चांस बहुत कम हैं। लेकिन प्रयोग तो किया ही गया है और ये प्रयोग अच्छा प्रयोग है कि एक मजबूत विपक्ष की ओर से किया गया है। सत्तारूढ़ दल की कथित हठधर्मी के खिलाफ किया गया है और ऐसा किया जाना चाहिए। आपको मैं एक छोटी-सी घटना बताता हूँ, मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पिछले 20 साल से महापौर का चुनाव निर्विरोध होता था। तो हम जैसे कुछ पत्रकारों ने ये तय किया कि भई इस परंपरा को रोकना चाहिए। तो विपक्ष के मात्र 18 सदस्य थे निगम परिषद में और सत्ता पक्ष के 26 थे। उनका प्रत्याशी जीतना ही था। बावजूद इसके उस संयुक्त विपक्ष ने मुझे प्रत्याशी बनाया महापौर के चुनाव में। हम लोग चुनाव लड़े और वो इतने तनाव में सत्ता पक्ष रहा कि उनको अपने पार्षदों को ठीक उसी तरह से बंधक बना के रखना पड़ा जैसे आजकल सांसदों और विधायकों को होटलों में बंद करके रखते हैं। तो सांकेतिक लड़ाई तो लड़ी जानी चाहिए, चाहे वो पार्षद में लड़ी जाए, चाहे विधानसभा में लड़ी जाए, चाहे लोकसभा में लड़ी जाए। जहाँ तक सर्वसम्मति का सवाल है, ये सर्वसम्मति पैदा करना सत्तारूढ़ दल का दायित्व है, विपक्ष का दायित्व नहीं है। सत्तारूढ़ दल का अगर संसदीय कार्य मंत्री इतना समर्थ हो, इतना सक्षम हो, तो वो बातचीत के ज़रिए इस कड़वाहट को कम कर लेता, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी समस्या होती। लेकिन चूँकि सब के सब संघ प्रचारक हैं, चाहे वो जोशी जी हों, चाहे किरण रिजिजू हों, चाहे राजनाथ जी हों, वो उतने अंदर से मुलायम नहीं हैं और ना हो सकते हैं कि वो विपक्ष को मना लेते इस मुद्दे पर। क्योंकि इतनी बड़ी बात नहीं थी विपक्ष को मनाना, लेकिन जी। जब आपको बात करने का तरीका ही नहीं आता है, तो विपक्ष क्यों मानने चला? उसकी अपनी प्रतिष्ठा है, वो अपनी जिद करेगा और उसने जिद करके दिखा दी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बात वही है कि अगर हमारी मनस्थिति है चीज़ों को कहीं न कहीं सॉल्यूशन पे ले जाने की, तो निश्चित रूप से कोई न कोई समाधान भी निकलेगा, कोई रास्ता भी दिखाई देगा। जहाँ हमारी मनस्थिति है ही नहीं कि कोई रास्ता निकले, तो तमाम तरह के हम खुद ही उसमें अवरोध पैदा करते रहते हैं। ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है। तो जिस तरह का पूरा जो चुनावी मतलब चुनाव के पश्चात जो लोकसभा गणित बना, जो राजनीतिक परिदृश्य सामने उभर के आया देश के अंदर और देश की जनता ने सत्ता पक्ष और विपक्ष को लगभग कहीं न कहीं एक ही तराजू में खड़ा कर दिया, एक के आस-पास समकक्ष खड़ा कर दिया। थोड़ा बहुत अंतर है सीटों का, लेकिन समकक्ष ताकत दे दी दोनों पक्षों को। तो ऐसे में जो जनता का मैंडेट है, क्या उसको सरकार को समझना चाहिए कि उन्होंने विपक्ष को भी वो ताकत दी है, कि ऐसा नहीं कि केवल आपको ही ताकत दी है कि आप सरकार में बनाने जाएँ गठबंधन के साथ। तो विपक्ष को भी उन्होंने वो ताकत दी है, आपके आस-पास उन्होंने विपक्ष को भी खड़ा करा है। तो ऐसे में जब जनता का मैंडेट है, उसका सम्मान करना एक स्वाभाविक रूप से सत्ता पक्ष के लिए मतलब एक स्वाभाविक रूप से उनके लिए होना चाहिए कि हम भी उस मैंडेट का सम्मान करें, जो चुन के निर्वाचित सदस्य आए हैं विपक्ष के और विपक्ष को भी समझना चाहिए कि सत्ता पक्ष भी भई जिन्होंने जनता ने मैंडेट दिया, हमसे ज़्यादा उन्हें मैंडेट दिया है। तो आपस में समन्वय बनाने की कोशिशें क्या दोनों तरफ से होनी चाहिए या कहीं न कहीं बाधाएँ दोनों तरफ से खड़ी हो रही हैं ये? देखिए, समन्वय बनाने की ज़रूरत है आज की तारीख में और ये ज़िम्मेदारी सबसे पहले आयद होती है सत्तारूढ़ दल के पास, कि वो कोशिश करे कि समन्वय बने और विपक्ष भी इसमें सहयोग करे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सत्तारूढ़ दल के सबसे जो बड़ा दल है भारतीय जनता पार्टी, उसका जो चरित्र है और सरकार की शपथ लेने के बाद पिछले 10 दिन में जो व्यवहार उन्होंने किया है, उससे मुझे नहीं लगता है कि वो संसद का और विपक्ष का बहुत सम्मान करेंगे। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि संसद के चलते या संसद के न चलते बहुत से फैसले अध्यादेशों के माध्यम से इस देश में होंगे और जब मतदान की स्थिति आएगी तो संख्या बल के हिसाब से सत्तारूढ़ दल अभी है, उस स्थिति में वो कोई अपने मनमाने विधेयक पारित करा सकता है, कानून बना सकता है। तो अब ये ज़िम्मेदारी आज भी सत्तारूढ़ दल के ऊपर लागू होती है कि वो समन्वय की स्थितियाँ बनाए, राजनीतिक कड़वाहट को कम करे। अन्यथा आप देखेंगे कि आने वाले कुछ ही दिनों में 3 विधानसभाओं के चुनाव होने वाले हैं। जम्मू-कश्मीर को भी मुझे लगता है कि विधानसभा उसकी बहाल की जा सकती है, वहाँ भी चुनाव होंगे। तो ये अगर आने वाले दिनों में भी चुनाव कड़वाहट के माहौल में होंगे, तो आप ये तय मान के चलिए कि जन कल्याण का कोई काम होने वाला नहीं है।
ये पूरा कार्यकाल, चाहे वो 5 साल का हो सरकार का, चाहे 2.5 साल का हो, चाहे 1 साल का हो, ये कड़वाहट में ही बीत जाएगा। और ये अगर ऐसा होता तो लोकतंत्र के लिए सबसे बुरी बात होगी और जनादेश का अपमान भी इसको कहा जा सकता है। जी। जी, 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 जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, कड़वाहट अगर होगी तो उससे मतलब व्यवस्थाओं को में दिक्कत आएगी, बाधाएँ आएँगी और लगातार जनता के जो मुद्दे हैं, वह कहीं न कहीं पीछे छूट जाएँगे क्योंकि आपस की दावत है, आपस का जो संघर्ष है राजनीतिक दलों का, वही प्रमुखता से छाया रहेगा राजनीतिक चर्चाओं में भी और राजनीतिक परिदृश्य के अंदर भी। तो अगर पूरे सिस्टम को देखें, पूरी जो विषय है, जिस तरह से जो विपक्षी दल के जो सदस्य हैं, वह जिस तरह शपथ ले रहे हैं, साथ ही मुख्य बात उसमें देखी जा रही है, वो संविधान की जो पुस्तिका है, उसको लेकर लगातार वो शपथ ले रहे हैं, लगातार दिखा रहे हैं। संसद के अंदर भी लगातार विपक्षी दलों ने एकजुटता के साथ उस संविधान की पुस्तक को प्रदर्शित किया है। तो ऐसे में जो लगातार चुनाव में मुद्दा रहा है संविधान की रक्षा का, संविधान बचाने का विपक्षी दलों के द्वारा, क्या संसद के अंदर भी जिस तरह से उन्होंने पुस्तिका को प्रदर्शित किया है और खास तौर से सत्ता पक्ष के जब प्रधानमंत्री जी गए हो शपथ लेने या दूसरे बड़े नेता, तो लगातार इसको प्रदर्शित भी करते हैं। तो ये क्या राजनीतिक संदेश है देना चाह रहे विपक्ष? क्या किस तरह से आप देखते हैं पूरे इस विषय को? संसद के अंदर प्रशांत क्या जी, आवश्यकता मुझे है इस चीज़ लगता की? है जी, जी, मुझे लगता है कि संसद में शपथ ग्रहण के दौरान संविधान की पुस्तकें लहराने की ज़रूरत नहीं थी। कांग्रेस एक ज़िम्मेदार दल है और इस बार तो उसके नेतृत्व में एक सपक्ष विपक्ष सबल विपक्ष खड़ा हुआ है। तो वो अपनी जो बात कह चुके थे वो हो गई थी और उन्हें अगर सरकार को संविधान के प्रति आगाह करना था तो अभी राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद उन्हें मौका मिलता, उस समय वो कर सकते थे। लेकिन अब राजनीति है, राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलता है, तो विपक्ष ने संविधान की प्रतियां लहरा करके प्रधानमंत्री को एक बार फिर आगाह किया है। क्यों आगाह इसलिए करना पड़ रहा है कि अभी उनके बॉडी लैंग्वेज से लगता नहीं है कि वो सुधर गए हैं। ये जनादेश के इस नए जनादेश के बाद ना वो सुधरे हैं आरएसएस की नसीहत के बाद। वो अहंकार अपना दूर करने के लिए तैयार नहीं है और मेरे जैसा आप जैसा कोई व्यक्ति होता और उसकी कोई मातृ संस्था उसे हिदायत देती कि भाई वो अहंकार से आप दूर रहो, मिलजुल कर काम करो, तो हो सकता है उनके व्यवहार में कुछ विनम्रता दिखाई देती। लेकिन मैं पिछले 3 दिन से देख रहा हूँ कि उनका व्यवहार उतना ही रूड है, उतना ही रफ है जैसा कि 2019 से लेके 2024 में था। उससे तो पहले वो ज़्यादा विनम्र थे और उसका असर आप देखिए दूर तक जाता है। केवल सत्तारूढ़ दल के स्वभाव का असर लोकतंत्र पर नहीं पड़ रहा है, हमारे मीडिया पर पड़ रहा है। जो गोदी मीडिया था बीच में ऐसा लगने लगा था कि उसकी तबीयत में भी सुधार आ गया है, वो भी कुछ ढंग से बात कर रहे हैं और वो भी उसी तरह से गागरौनी गाने लगा है। तो ये बड़ा खतरनाक दौर है और इससे इसके प्रति सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि आने वाले दिन 1 जुलाई से आप देखेंगे नई भारतीय जो दंड संहिता थी उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता आ रही है। तो आप नाम बदलने का काम लगातार कर रहे हैं। आप लोगों को नाम बदल कर झांसा देने में लगे हुए हैं। काम करने में आपकी कोई बहुत रुचि नहीं है। आज देख लीजिए अरविंद केजरीवाल की जमानत पर हाई कोर्ट का भी फैसला आ गया है, उसको स्टे कर दिया गया है। यानी किसी भी संस्था की, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, किसी के स्वभाव में कोई चेंज मुझे आता अभी दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए मुझे आने वाले दिन बहुत खतरनाक लग रहे हैं। आने वाले दिनों में स्याही और गहरी होगी, इसका डर लगातार बना हुआ है। जी। जी, जी, जी। बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपने कही और साथ ही एक जैसे आपने कहा कि मोहन भागवत जी की नसीहत के बावजूद भी या तमाम तरह की जो सामने ऐसे उदाहरण हैं, उसके बावजूद भी जो प्रधानमंत्री जी हैं, अपने व्यवहार में लचीलापन प्रदर्शित करने को वह इस समय दिखाई नहीं देते हैं। लगातार वह अपने को कठोर एक या दृढ़ प्रतिज्ञा वाला एक व्यक्तित्व पेश करते हैं, जैसा वो लगातार करते रहे हैं। तो ये क्या ये मतलब जो उनके एक छवि बन गई है देश के अंदर, उनके या समर्थकों के उसमें हो या विपक्षी खेमे के अंदर हो, जो एक कठोर व्यक्तित्व की छवि है, कठोर वह प्रशासक के तौर पर अपने को दिखाना चाहते हैं। तो क्या उस छवि को ही मेंटेन करने के लिए वे तमाम तरह की कवायद कर रहे हैं इस तरह की कि गणित में बेशक हम कमज़ोर हैं, हमारी पूरा बहुमत नहीं आया, लेकिन आज भी मैं उतना ही एक दृढ़ प्रतिज्ञा एक राजनेता हूँ या उतना ही मेरी जो छवि है, उससे मैं कोई समझौता नहीं करूँगा। तो क्या केवल उसके पीछे ये भी सोच हो सकती है क्या? देखिए भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में कितनी कमज़ोर हुई है ये तो उसके संख्या बल से ज़ाहिर हो गया है। तो अब इस चीज़ को छुपाने के लिए अपने आप को अप एक कठोर प्रशासक के रूप में प्रस्तुत करना, ये उनकी कमज़ोरी है। ये उनका कोई विशेष लक्षण नहीं है।
अगर वो कठोर प्रशासक हैं, तो रहना चाहिए, देश को कठोर प्रशासन की ज़रूरत है, लेकिन उसमें राजनीतिक अदावत को भी आप शामिल करके अगर कठोर प्रशासन करते हैं, तो ये देश नहीं चलेगा। ये देश कोई ब्राज़ील तो है नहीं कि 20-22 करोड़ का देश है, अमेरिका नहीं है कि 32-35 करोड़ का देश है। ये 140 करोड़ से ज़्यादा लोगों का देश है। इसमें विविध धर्मों के लोग रहते हैं, विविध जातियों के लोग रहते हैं। यहाँ तो आपको मोहब्बत से काम करना पड़ेगा, मृदुता से काम करना पड़ेगा। यहाँ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भी हुए हैं, उन्होंने भी जवाहरलाल नेहरू के साथ काम किया और बड़े ढंग से किया। कश्मीर जैसा मुद्दा उस समय भी था, उनके समय भी युद्ध हुए। आज भी युद्ध के बादल लगातार दुनिया में मंडरा रहे हैं, देश में कम से कम 6-7 जगह युद्ध चल रहे हैं, आपके साथ भी कभी कोई युद्ध छिड़ सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री को अपने रवैये में कम से कम इतनी लोच तो लानी चाहिए कि सदन में और सदन के बाहर जनता को और दुनिया को ये लगे कि एक गंभीर आदमी भारत का नेतृत्व कर रहा है। अगर एक हठधर्मिता आप प्रदर्शित करेंगे, तो उससे आपकी छवि बनने वाली नहीं है। उस छवि का नुकसान आपने देख लिया। 2019 में आपने जो रूढ़ छवि बनाई, उसकी वजह से आपकी संख्या 303 से घटकर 340 पे आ गई। और अगर ये छवि आप और साल 1.5 साल खींचते हैं, तो आप मान के चलिए कि चाहे मध्यावधि चुनाव हो या आम चुनाव अगला हो, जब भी होगा, तो इसका और बड़ा खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। मोदी जी तो एक व्यक्ति हैं। मोदी जी का क्या नुकसान होता है? उनका तो नुकसान ये हुआ कि वो पिछले चुनाव 5 लाख से जीते थे, इस बार 1.5 लाख से जीते। अगली बार हार जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो मेहनत की है पिछले 40-44 साल में, उसका जो पूंजी है वो बहुत तेजी से खत्म हो जाएगी इस हठधर्मिता से। तो ये इन लोगों को देखना चाहिए, हमारे आपके विषय शायद नहीं है। जी। जी, जी। बिल्कुल ठीक कहा कि इन्हें देखना चाहिए कि किस तरह से अगर पुरानी जो कार्यशैली है, अगर वैसी मेंटेन करें तो राजनीतिक रूप से उनका नुकसान हो सकता है। अच्छा, इसमें जैसे कि छोटे-छोटे जो संख्या है, संख्या बल के आधार पे जो दल हैं लोकसभा में इस समय, चाहे वो अगर केसीआर की बात करें या बीजू जनता दल है या आंध्र प्रदेश के जो पूर्व सीएम हैं, क्या उनका रोल भी कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है कि वह किस पल में जाएँ? क्योंकि अभी वह ना एनडीए के साथ दिखाई दे रहे हैं, ना कांग्रेस के अलायंस के साथ दिखाई दे रहे हैं, इंडिया गठबंधन के साथ दिखाई दे रहे हैं, चाहे उसमें केसीआर हैं और चाहे नवीन पटनायक वाली पार्टी है या दूसरे अन्य ऐसे दल हैं कई सारे, जिन पे 1-1, 2-2 सांसद हैं और वह भी न्यूट्रल वाली स्थिति में उनकी है कि ना इधर है, ना उधर है। तो के सुरेश या ओम बिड़ला के जब चयन की बारी आएगी, तो क्या उनका जो रोल होगा, वह भी आने वाले समय की राजनीति को प्रभावित करेगा? निश्चित रूप से, और इसके संकेत मिलना शुरू हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले 10 साल से लगातार कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही बीजू जनता दल के जो अध्यक्ष हैं नवीन पटनायक ने, उन्होंने अपने सांसदों से, उनकी संख्या बहुत कम रह गई है, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि अब हमें भारतीय जनता पार्टी का किसी भी सूरत में सहयोग नहीं करना है। तो अब वो वोट तो कहीं डालेंगे ना उनके लोग, या उनके शुभचिंतक लोग हैं। तो ऐसे जो छोटे दल हैं, वो भी आज और अगले 24 घंटे में ये चिंतन करेंगे क्या उन्हें सत्तारूढ़ दल के साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो क्रॉस वोटिंग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दबाजी होगी। अभी छोटे छोटे दलों के अंदर इतना आत्मविश्वास पैदा नहीं हो पाया है कि वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए। लेकिन आने वाले दिनों में जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार में यही शक्ति बनी रही, तो सहयोगी दल धीरे धीरे छिटकने शुरू हो जाएंगे, इस बात की पूरी आशंका है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ये आदत रही है कि वो अपने सबसे निकटस्थ सहयोगी, जैसे शिवसेना थी, हिंदुत्व के मामले में उसकी सबसे घनिष्ठ और प्रिय पार्टी थी, उसको उन्होंने नहीं छोड़ा। तो ये जो टीडीपी है और जो जेडीयू है, ये तो प्रगतिशील दल रहे हैं, ये तो धर्मनिरपेक्ष दल रहे हैं, मुसलमानों के बड़े शुभचिंतक दल रहे हैं। तो ये कितनी देर इनकी हठधर्मी और हैंकड़ी को झेलेंगे, ये कहना मेरे लिए आज संभव नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर स्थितियां नहीं सुधरी, तो निश्चित तौर पर ये संभावना बनी रहेगी कि सत्तारूढ़ गठबंधन में टूट फूट शुरू हो जाए। अभी तो चूंकि शहद का जो कोष है तो सत्तारूढ़ दल के पास है, इसलिए ये सब मधुमक्खी की तरह आसपास चिपके हुए हैं। और इंडिया गठबंधन के बाद शहद का छत्ता तो है, लेकिन उसमें शहद की मात्रा कम है। तो अभी थोड़ी सी स्थितियां स्थिर हैं, लेकिन ये कब तक रहेंगी कहा नहीं जा सकता। जी। बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि परिस्थितियाँ कब तक रहेंगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। कब क्या तब्दीली हो जाए राजनीतिक तौर पर, वह आने वाला समय ही बताएगा।
और साथ ही संसदीय कार्य जो संसदीय मंत्री होते हैं, जो संसदीय परंपराओं को में या सभी जो स्टेक होल्डर हैं संसद के अंदर, चाहे कितनी पार्टियां हो, कितने भी लोकसभा सदस्य हो, सबके एक समन्वय का पुल बनाने का काम करते हैं। तो वैसे संसदीय मंत्री का जो रोल है वह बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और पिछले अगर इतिहास से देखें, बड़े अच्छे अच्छे संसदीय मंत्री हुए हैं जिन्होंने सत्ता पक्ष के साथ भी विपक्ष को बड़ा सहेज के रखा। बहुत सारे विरोधाभास के बावजूद उन्होंने बहुत सारे ऐसे मुद्दों का हल निकाला, विपक्ष के साथ बातचीत करके उनको कहीं न कहीं एक मंच पर लाए, वो एक सहमति बनाई। तो ऐसे में अब वर्तमान में संसदीय मंत्री हैं, जिस तरह से उनकी कार्यशैली रही है, जिस तरह का उनका व्यवहार है, आपको क्या लगता है कि और उसमें किस तरह की वह अपने जो कार्यशैली है, किस तरह का बदलाव करना चाहिए जिससे कि विपक्ष को साथ में वह सत्ता पक्ष के साथ एक मंच पर ला सकें, मुद्दों पर एक साथ ला सकें, एक साथ कहीं न कहीं एक सहमति बनाने में वह सफल हो सकें? क्या लगता है आपको कि उनका बड़ा रोल होता है संसदीय मंत्री का भी संसदीय प्रणाली के अंदर? देखिए, संसदीय मंत्री एक तरह से सरकार का पीआरओ होता है। उसे पूरे प्रतिपक्ष के साथ बहुत मृदुल संबंध बना के रखना पड़ता है। पार्टीबाजी एक तरफ होती है, सरकार एक तरफ होती है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री हर तरह से विपक्ष के साथ दोस्ताना रवैया रखता है। उनके यहाँ जन्मदिन पर जाता है, पार्टी में आ जाता है, शुभकामनाएं जन्मदिन पर देता है, सब कुछ होता है। उठना बैठना उसका लगा रहता है। उसे डर नहीं लगता कि वो भारतीय जनता पार्टी का या किसी पार्टी का सदस्य है और वो दूसरे लोगों से क्यों मिल रहा है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि इस समय चाहे लोकसभा अध्यक्ष के प्रत्याशी हों, चाहे हमारे संसदीय कार्य मंत्री हों, इस संघ के पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में काम कर रहे हैं। इस संसदीय कार्य मंत्री के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, मुझे कोई संकोच नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री भी आज की तारीख में संघ के प्रचारक बने हुए हैं। उन्होंने अभी संघ के प्रचारक पद से कोई लिखित में इस्तीफा नहीं दे दिया है। वो हैं उस जगह जहाँ वो काम कर रहे थे। तो अगर संघ का प्रचारक संसदीय कार्य मंत्री होगा, तो आप उससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो प्रतिपक्ष के साथ बहुत अनौपचारिक रिश्ते स्थापित कर लेगा कि वो अपने घर की भी बात कर ले और उनकी बात भी सुन ले और उन्हें ये आश्वस्त कर सके अपने सरकार की ओर से कि नहीं, भाई तुम्हारा ये विधेयक तो ठीक हो जाएगा, ये जेपीसी की मांग तो चल जाएगी, या हम ये इसमें आपके प्रतिनिधियों को इस कमेटी में डलवा देंगे। तो ये स्थिति अब नहीं है। वो जमाना गुजर गया कि जब संसदीय कार्य मंत्री पीआर का काम करते थे सरकार के लिए। अब तो संसदीय कार्य मंत्री बिल्कुल प्रवक्ता और सिपाह सालार की तरह हाथ में बंदूक लिए खड़े हैं, तलवार लिए खड़े हैं। तो उनसे ऐसी अपेक्षाएं करना बेईमानी है मेरे ख्याल। जी, जी, जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जिस तरह की वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है, उसकी बड़ी अच्छी तरह से आपने व्याख्या की है और बताया कि किस तरह से संसदीय परंपरा को निर्वहन करने किस तरह का व्यवहार की आवश्यकता होती है, किस तरह के नेचर की आवश्यकता होती है। और ख़ास तौर से लोकसभा अध्यक्ष, संसदीय कार्य मंत्री जो होते हैं, उनका बड़ा रोल होता है, किसी भी विषय को विपक्ष को साथ लाने के अंदर। तो इन सब बातों पे बड़ी अच्छी चर्चा रही और मैं इन सब के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं और जिस तरह से आपने पूरी व्याख्या की है, पूरा विश्लेषण किया है, मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा ज़रूर पसंद आएगी। और मैं आपका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों में अपना समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपसे आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे संवाद इंडिया की अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।